हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो क्लास 9 का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब क्लास 11 में आप जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, तो ये चैप्टर एकदम बेस की तरह काम करेगा। ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हायर क्लासेस में भी ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले वाले चैप्टर जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स था, उसमें हमने पढ़ा था कि एटम कहते किसे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एटम होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और सबसे पहले किसने क्या बोला इसके बारे में, किन लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है। तो जो अर्ली कॉन्सेप्ट था ना एटम का, तो लोग ये बोलते थे कि एटम जो है इंडिविजिबल है। ठीक है, मतलब एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो एंशिएंट फिलोसफर थे हमारे यहाँ जो 500 BC से 400 BC तक थे। तो महर्षि कनद का नाम बहुत ही फेमस है इसके लिए। तो महर्षि कनद प्रपोज्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। महर्षि कनद ने कहा कि जो एटम है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और इस परमाणु को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, कहने का मतलब कि ये सबसे छोटा चीज़ है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है जिससे हम किसी भी मैटर को बनाते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, और उसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कह सकते। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीक फिलोसफर आए, डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपियस 400 BC के अराउंड। तो इन्होंने ही ये एटम्स टर्म दिया, एटम्स, ओके, जिसका मतलब ही होता है इंडिविजिबल। तो जो एटम वर्ड है ना, ये जो है एटोमस से आया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। ठीक है, और इस वर्ड को सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस और ल्यूसिपियस ने दिया था। उसके बाद डाल्टन सीरा आया। डाल्टन्स लगभग 1800 के अराउंड थे, राइट। तो इन्होंने बोला कि जो मैटर है, कोई भी मैटर, यानी कि जैसे मेरे हाथ में पेन है, जो हमारे पास टैब है, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हो, जो भी आपके घर में सराउंडिंग्स में जो कुछ भी दिखता है, तो ये सारे मैटर्स, दुनिया के सारे मैटर्स जो है वो किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं। और इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर किसे कहते हैं बच्चों, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसका मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया के सारे मैटर किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं। और एटम कैसा होता है, इंडिविजिबल होता है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो पहले तो लोगों का यही कॉन्सेप्ट था कि भाई एटम है तो इसे और हम तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा टुकड़ा होता है, राइट। पहले तो उनका कॉन्सेप्ट था कि एटम को तोड़ नहीं सकते। उसके बाद जो है हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, जे थॉमसन। तो थॉमसन सर को क्या था ना, उन्होंने कभी जो लाइटनिंग होते, थंडरिंग होते देखा था। तो उनके दिमाग में था क्या इस लाइटिंग को हम अपने लैब में कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया कि लाइटिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती है। तो उन्होंने देखा कि लाइटिंग के लिए सबसे पहले तो है वहाँ का प्रेशर, जहाँ पे भी ये लाइटिंग होती है वहाँ प्रेशर बहुत लो होता है और वोल्टेज बहुत हाई होता है। तो यदि हमें अपने लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होगा तो हमें प्रेशर को बहुत ही लो रखना होगा और वोल्टेज को बहुत ही हाई रखना होगा। तो प्रेशर को लो करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने एक जो है वैक्यूम ट्यूब लिया, एक ट्यूब लिया इस तरीके से, और ट्यूब के अंदर के जो गैसेस है ना उसको बाहर निकाल दिया, एकदम वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया इस ट्यूब के इनसाइड में। ओके, तो एक कंडीशन तो पूरा कर लिया उन्होंने। उसके बाद क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और वोल्टेज बहुत ही हाई कर दिया। मतलब दो कैथोड लगाया, दो इलेक्ट्रोड लगाया, एक कैथोड और एक एनोड, और उन्होंने क्या किया कि इस कैथोड और एनोड की मदद से जो है हाई वोल्टेज, इस जो ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर वोल्टेज बहुत ही हाई, लगभग 10,000 वोल्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, एंड देन जो है द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड आर सेम। और जो कैथोड की प्रॉपर्टीज होती है, कैथोड रेज,
तो इनका ये दोनों कंडीशन यहाँ जो है जब इन्होंने पूरा किया तो आप देखोगे कि फिर जो जैसे लाइटिंग होती थी ना ऊपर में, तो इस तरह से यहाँ पे भी स्टिक्स ऑफ कुछ लाइट इन्हें दिखा, जिसे उन्होंने बोला कैथोड रेज। ठीक है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और यहाँ पर दो बातें और इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जो कैथोड रेज, जो रेज कैथोड की तरफ से निकला उसे हम कैथोड रेज कहते हैं। और ये कैथोड रेज जो है वो इस बात पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप इसके अंदर कौन सी गैस ले रहे हो, मतलब जो आपका ये ट्यूब है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर कौन सी गैस ले रहे हो, इस बात पे बिल्कुल भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं। या फिर आप इलेक्ट्रोड यानी जो कैथोड और जो एनोड की मटेरियल लिए हो, ये कौन सा लिए हो, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वैसे ही हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि एटम इनडिविजिबल होता है, वो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा बेकार हो गया है ना, क्योंकि अब तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। यानी ये ऑब्वियस सी बात है कि एटम के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल, एक तो हमने अभी देखा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो पहले के साइंटिस्ट लोगों ने, डाल्टन साहब ने और महर्षि कनद वगैरह, जो उन्होंने बोला था कि एटम को तोड़ नहीं सकते, तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया उनका और अब हमारा नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। ठीक है, और बच्चों उन्होंने इस तरह का डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ये प्रॉपर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर इन्होंने कैथोड लिया और एनोड, दो तरह का इलेक्ट्रोड लिया और इसको वोल्टेज से अटैच कर दिया, जिससे कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी लगभग 10,000 वोल्ट प्रोवाइड किया इससे। ठीक है, एंड देन होता क्या है कि जैसे ही ये इतना वोल्टेज देते हैं और इसके अंदर का प्रेशर, मैंने बोला कि प्रेशर को बहुत लो, देखो यहाँ पे वैक्यूम पंप है जिसके हेल्प से या इसके अंदर के सारे गैसेस को उन्होंने बाहर निकाल दिया। बहुत ही कम, थोड़े बहुत 2, 4, 10 मॉलिक्यूल्स गैस के बच गए होंगे, यानी प्रेशर बहुत ही कम हो गया। अब क्या होता है, जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं यहाँ से इन्हें दिखता है कि कुछ स्टिक्स ऑफ लाइट इधर से इधर जाते हुए इन्हें दिखती है ना, स्टिक्स ऑफ लाइट इन्हें इधर से इधर जाते हुए दिखती है, जिसे चूंकि ये लाइट कैथोड से जा रहा था एनोड की तरफ, तो इसे इन्होंने बोला कि कैथोड रेज है, ए रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द कैथोड साइड, इसलिए इसे इन्होंने क्या बोला कि ये कैथोड रेज है। और चूंकि कैथोड कैसा टर्मिनल है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल है ना। बाद में फर्दर उन्होंने और स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेज जो है ना, एक्चुअली में रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। बहुत सारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक लाइन में फ्लो कर रहे थे, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एक लाइन में फ्लो कर रहे थे, जो एक रेज का शेप ले रहे थे, रेज की तरह दिख रहे थे। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, जिसका श्रेय जाता है जे थॉमसन सर को। ठीक है, ओके, ये कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी आगे चलती है और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद उन्होंने अब उसके कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी की कि इलेक्ट्रॉन किस तरह का पार्टिकल है। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड की तरफ से निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, यानी नेगेटिव साइड से जा रहा है, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, दैट्स व्हाई इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। ओके, फिर इन्होंने इसका चार्ज भी निकाला, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि चार्ज को उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया था। तो चार्ज होता है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने फाइंड आउट किया, जो 9.1 × 10 टू द पावर -31 होता है, 10 टू द पावर -31 kg। ओके, और सिंबल भी इलेक्ट्रॉन का उन्होंने दिया, ई के ऊपर हम माइनस लिखते, दिस द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। जब आप एटम का डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि एटम के इनसाइड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस के आउटसाइड में ऑर्बिट में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने सारा कुछ बता दिया। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो ऐसा था बच्चे
कि ऐसा है बच्चों कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की शुरुआत तो गोल्डस्टीन साहब ने किया था, है ना, जिससे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। दिमाग में ये बैठे रहता है कि डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने किया है, पर ऐसा नहीं है। फाइनल डिस्कवरी जो प्रोटॉन की है वो रदरफोर्ड साहब करते हैं। तो इसलिए जब भी एक क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर प्रोटॉन, देन वी विल राइट द नेम ऑफ रदरफोर्ड, नॉट ई गोल्डस्टीन। ओके, तो ई गोल्डस्टीन बाय हिज फेमस एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिस तरीके से आपने देखा कि कैथोड रेज वाली एक्सपेरिमेंट हुई थी, वो इस तरह से उन्होंने एनोड रेज की एक्सपेरिमेंट की। ये क्या होता है, तो बिल्कुल इस तरह से उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, सारा कुछ सेम था, है ना, सारा कुछ सेम था, बस थोड़ी सी सेटिंग उन्होंने चेंज की थी। और इस बार इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से ऐसे हमारा कैथोड था, ठीक है, कैथोड था, इधर एनोड है ना, और यहाँ पर इन्होंने बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया और हाई वोल्टेज दिया, इसके अंदर जो है प्रेशर को बहुत लो कर दिया, सारा कुछ सेम था। बस अभी जो उन्होंने लिया था, तो ये अभी जो उन्होंने लिया एक कैथोड जो है, कैथोड को कैसा लिया, परफोरेटेड। कैथोड कैसा लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया, है ना। एनोड तो बिल्कुल एज इट इज था, लेकिन कैथोड कैसा था, परफोरेटेड। परफोरेटेड कहने का मतलब होता है यदि ये कैथोड है ना, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल होंगे, परफोरेशन होगा, छेद होगा इसके अंदर, ठीक है। उससे क्या फायदा हुआ, अब देखो आप, और इस तरीके से हम बनाएंगे अपना डिस्चार्ज ट्यूब। और ये जो कैथोड है ना, इस बार इस तरीके से, पेन भी नहीं चल रहा, ये देखो, ये कैथोड है, ओके। कैथोड के अंदर ये छोटा छोटा होल दिख रहा है, और यहाँ पे एनोड, और बाकी सारा कुछ सिमिलर था। इस तरीके से वोल्टेज से इन्होंने कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल, देन पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्टेज से इस तरह से कनेक्ट किया इन्होंने। यहाँ पे हाई वोल्टेज लगभग 10,000 के राउंड वोल्टेज इन्होंने प्रोवाइड किया, और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, ठीक है। और इस बार इन्हें, और यहाँ पे क्या किया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, ZnS की कोटिंग कर दी। क्यों जिंक सल्फाइड की कोटिंग की बच्चों, कि जब इधर से कोई रेज ऑफ लाइट आएगा, तो जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जो शाइन करता है, चमकता है लाइट पड़ने पे। तो इस बार क्या हुआ, एनोड की तरफ से रेज आया, और जैसे ही ये रेज जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरा, जैसे ही ये टकराता है यहाँ पर आकर के, तो जिंक सल्फाइड ग्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस बार जो रेज आया वो ऐसे इधर से आया, है ना, एनोड की तरफ से, ठीक है। कहाँ से रेज आया, एनोड की तरफ से, ठीक है। और ये कैथोड से पास होता हुआ और यहाँ वॉल पे टकराया, जिंक सल्फाइड यहाँ पे लगा हुआ था जो कि ग्लो करने लगा, ओके। और चूंकि इस बार जो रेज है वो एक होल से पास होता हुआ जा रहा है, कौन सा होल, यहाँ हमने कैथोड को जो लिया है, कैथोड में हमने क्या किया है, परफोरेशन कर दिया है, कैथोड में हमने होल कर दिया है, ठीक है, छोटा छोटा होल कर दिया, पोर्स कर दिया है। तो इस होल से रेज पास होता हुआ जा रहा है, और जिंक सल्फाइड जो यहाँ वॉल पे लगा है उससे टकरा रहा है और ग्लो कर रहा है। तो इसलिए एनोड रेज का नाम कैनाल रेज भी है। क्या कहते हैं इसे, कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों कहते हैं कैनाल रेज बच्चों, क्योंकि एक कैनाल से पास हो रहा है, परफोरेशन से पास हो रहा है, होल से पास हो रहा है, इसलिए इसे कैनाल रेज भी कहते हैं। इसे एनोड रेज भी कहते हैं, क्योंकि एनोड से, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ओके। तो मैंने बताया था इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, कि वो कैथोड से आ रहा था और एनोड की तरफ जा रहा था, और जो कैथोड रेज था ना बच्चों, वो नेगेटिव, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो था, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक लाइन में फ्लो कर रहे थे। और इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, जो कि एनोड रेज बना रहे हैं, ओके। और इस तरीके से जब इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई, तो पता चला कि दिस रेज कंसिस्ट लॉट ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, ओके, जिसका श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। और फिर जो है इसका भी हमने चार्ज फाइंड आउट किया, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था -1.6 × 10⁻⁻19 माइनस होता था ना लीजा इलेक्ट्रॉन का, और इसका प्लस, और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, +1.6 × 10⁻⁻19,
ओके, एंड मास ऑफ प्रोटोन होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ प्रोटोन इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2000 टाइम, लगभग ऐसे आप मोटा मोटी निकालोगे तो 2000 टाइम्स, लगभग 2000 गुना बड़ा है ये प्रोटोन जो है। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटोन का मास 2000 गुना बड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा, बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू प्रोटोन, राइट। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। 1932 में उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया। कैसे किया? बॉम्बार्डेड लाइट एलिमेंट लिथियम बोरोन को बॉम्बार्ड करवाया विद अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। डिस्कवरिंग न्यूट्रल पार्टिकल विथ मास इक्वल टू प्रोटोन कॉल्ड न्यूट्रॉन। और उसका मास जब इन्होंने लिथियम और बोरोन को बॉम्बार्ड करवाया था अल्फा पार्टिकल से, तो उसका मास न्यूट्रॉन के मास के इक्वल आया। सिंस मास ऑफ और इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल, तो जैसा हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 टाइम्स ज़्यादा है। एंड न्यूट्रॉन का मास भी ज़्यादा है। Hence, sum of the mass of proton and neutron in an atom will composed of its atomic mass. तो जब हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो वहाँ पे सिर्फ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसे आप अच्छे से कर लें, है ना। प्रॉपर्टीज की तीनों, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की प्रॉपर्टी बताएं। एंड ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। मास की बात करें तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है ना, मतलब मतलब प्रोटॉन से लगभग 2000 टाइम्स कम, राइट। और प्रोटॉन का मास जो है 1 यूनिट यदि हम मानते हैं, और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग मोटा मोटी 1 यूनिट के करीब होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जे थॉमसन को, जो 1897 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जे थॉमसन को जाता है, और प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय यहाँ पे गोल्डस्टीन लिखा है, लेकिन आप रदरफोर्ड लिखोगे, रदरफोर्ड, ओके, रदरफोर्ड। एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है जेम्स चैडविक साहब ने किया था, राइट। देन वी टॉक अबाउट, अब जो है बात आती है कि जब अब डिस्कवरी हो गई, जब ये लोगों को ये पता चल गया कि भाई एटम को तोड़ा जा सकता है और इसके पार्टिकल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इन सब का खोज हो चुका था, डिस्कवरी हो चुकी थी। अब लोगों ने पूछा कि भाई बताओ कि जब ये सारे पार्टिकल्स एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज है, कैसे अरेंज होते हैं, मॉडल बताओ इसका, कि यदि ये पार्टिकल्स होंगे तो कहाँ होंगे, बाहर होगा, अंदर होगा, इसका शेप कैसा होगा। तो थॉमसन साहब ने सबसे पहला मॉडल बताया लोगों को, थॉमसन साहब ने सबसे पहला मॉडल बताया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो इसके पीछे भी मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कभी थॉमसन साहब बीमार पड़े होंगे, जब ये इतना सारा काम कर रहे थे, बीमार हो गए भाई, और बीमार होते होके जो है साइंटिस्ट होते हैं ना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो उन्हें तरबूजा खाने के लिए मिला, एकदम उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि एटम का मॉडल जो है, एटम बिल्कुल तरबूजा की तरह दिखता है ना। जैसे हम तरबूजा में बीज होता है ना, उसका कुछ फ्लैश होता है। तो उन्होंने जस्ट ये बोला कि जो तरबूजा का फ्लैश है, रेड वाला पार्ट है, वो प्रोटॉन है, और जो इसका सीड है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो और इन्होंने बोल दिया कि चलो जो एटम का मॉडल है ना, वो वाटरमेलन की तरह दिखता है, तो वाटरमेलन मॉडल आ गया। उसी समय सोचो कभी वो खा रहे होंगे, पुडिंग खा रहे होंगे, है ना, और पुडिंग में कुछ प्लम डाला हुआ था, तो एकदम से बोल दिया उन्होंने, ओके, एटम इज लुक लाइक प्लम पुडिंग, है ना। पुडिंग वाला, पुडिंग क्या होता है, कुछ मीठा केक वेक टाइप समथिंग होता है,
तो उन्होंने बोला कि एटम जो है पुडिंग की तरह दिखता है और उसमें थोड़े प्लम डाले हुए हैं, वैसा दिखता है। तो प्लम को कंपेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन के साथ, बोला प्लम इज लाइक अ इलेक्ट्रॉन एंड जो पुडिंग है वो प्रोटॉन एंड जो भी चीज़ है उसके अंदर बाकी का जो वेट है वो पुडिंग की वजह से है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल दिया जो बहुत ही फेमस हुआ। बाद में चल के पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने दूसरा मॉडल दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटरमेलन मॉडल किसने दिया? थॉमसन सर ने दिया। क्या था उस मॉडल के अंदर? तो कुछ नहीं लिखना है, बस 2 पॉइंट लिखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो रेड ईडेबल पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो जो उसका सीड है, राइट? दिस इज द थॉमसन मॉडल। एंड व्हाट इज प्लम पुडिंग? इट इज आल्सो गिवन बाय थॉमसन। ये भी थॉमसन सर ने दिया था और इसने बोला कि पुडिंग जो है वो पॉजिटिव पार्ट को शो करता है, इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए प्लम है इसके अंदर। प्लम या ड्राई फ्रूट जो कुछ भी ऊपर से डाला हुआ है इलेक्ट्रॉन शो करता है, राइट? थॉमसन मॉडल कंप्लीट एंड वेरी इजी। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाट आर द टू पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन, व्हाट आर द टू पोस्टुलेट प्रपोज्ड बाय थॉमसन? थॉमसन ने कौन से पोस्टुलेट, कौन सी चीजें बोला? तो ये बोला उन्होंने कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। बोला भाई ये मॉडल कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी है कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, प्लस चार्ज का बना हुआ स्फीयर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें बिल्कुल वैसे ही एम्बेडेड है जैसे तरबूजे में उसके सीड एम्बेडेड है। ओके, एंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो दोनों है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इसलिए ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, दोनों बराबर है, जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है। ओके, तो दीज आर द टू पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, राइट? नाउ अब आपको भी पता है और उस समय बहुत सारे लोगों ने बोला कि यदि ऐसा होता है भाई। नाउ वी टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साहब ने जो मॉडल दिया था उसकी ड्रॉबैक्स क्या थे? तो ड्रॉबैक यही था, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उस समय क्या हुआ कि उस समय साइड बाय साइड जो दूसरे साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड जो थॉमसन सर के स्टूडेंट्स ही थे, तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने उस समय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसका रिजल्ट कुछ आया। और उसके बेसिस पर जब उन्होंने बोला कि ठीक है जब प्लस और माइनस और ये सारी चीज़ें हैं और दोनों बैलेंस है और वाटरमेलन की तरह जब एटम दिखता है, तो जब मैं अल्फा पार्टिकल को जब मैंने पास करवाया किसी भी एटम से तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गया। अब देखोगे अभी आगे मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगी, और बहुत सारा जो है वो जो है अपने पाथ पे डेविएट कर गया। तो ये सारा रिजल्ट क्यों आया, तो उसके बारे में भी थॉमसन साहब जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है। तो ऑन दिस बेसिस जो है उनके मॉडल को जो है मतलब आप कह सकते हो कि ये दोनों ड्रॉबैक्स था कि वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब हम आते हैं बच्चों रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पर। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने के पहले, मॉडल देने के पहले उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही जो है रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, तो जैसा नाम से पता है कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल रहा होगा और स्कैटर कर गया होगा। स्कैटर मतलब बिखर जाना, है ना। तो देखते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटर कैसे हुआ और एक कौन सा एक्सपेरिमेंट था। तो रदरफोर्ड बम्बार्ड किया। उन्होंने क्या लिया इसके लिए, उन्होंने सबसे पहले एक थीन गोल्ड फॉयल लिया, है ना, एक गोल्ड फॉयल लिया इस तरीके से, बहुत ही एकदम थीन गोल्ड फॉयल लिया, ठीक है। और इस थीन गोल्ड फॉयल को इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाया, टकराया। क्या किया, कैसे किया, देखते हैं उसे हम। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया। तो इन्होंने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, क्योंकि एक तो गोल्ड फॉयल बहुत ही ज़्यादा मैलेबल होता है, उसको एकदम थीन शीट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा थीन कुछ और नहीं हो सकता जितना कि गोल्ड फॉयल को आप कर सकते हो। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसको एकदम हम पतला, जितना थीन कर सकते हैं करें, है ना,
जो, और वो बिल्कुल अनरिएक्टिव हो, किसी के साथ रिएक्ट भी ना करे। तो दोनों प्रॉपर्टी जो है गोल्ड के अंदर अवेलेबल थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया। ओके, सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन डिटेक्टेड वेयर द पार्टिकल्स हिट। तो जब उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल से हिट करवाया गोल्ड फॉयल को, तो वहाँ पे एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन उनको देखने को मिला। देखते कैसे। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। तो एक डबली चार्ज हीलियम एटम होता है। हीलियम के बारे में आपको पता है, He क्या लिखते हैं, हीलियम 2+, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, राइट। हीलियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो हीलियम 2+ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, एंड दिस इज द अल्फा पार्टिकल्स। इसी को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, जिसका मास जो है 4 यूनिट है, बहुत ही फास्ट मूविंग होता है, एंड इसके पास एनर्जी भी बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट मूव कर सकता है जिसकी वजह से। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं बच्चों कि क्या था एक्सपेरिमेंट। देखो इस डब्बे के अंदर ना, ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये लेड बॉक्स है, लेड का बना हुआ है ना, और इसके अंदर इन्होंने रेडियम लिया जो कि अल्फा पार्टिकल्स को निकालेगा, और यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होता है, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉयल लिया हुआ है, इस गोल्ड फॉयल से टकराता है, और टकराने के बाद आप देख रहे हो कि बहुत सारा अल्फा जो पार्टिकल्स है वो सीधा जा रहा है, कुछ जो है अपना पाथ से डेविएट हो जा रहा है। देखो जाना सीधा था लेकिन चला किधर गया, इधर, और चला गया इधर, और कुछ जो है वो लगभग 12,000 में से जो रिजल्ट आया था, 12,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा वापस लौट के आ गया था अपने पाथ पे, है ना। और ये जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन उन्होंने लिया था, ताकि जहाँ पे भी ये पार्टिकल्स जाके टकराएगा और वहाँ पे ग्लो करने लगता था। और तो कोई तरीका नहीं था ना, क्योंकि ये इतना जो रेज जा रहा था वो इतना बारीक था, इतना फाइन था कि उसको ऐसे नेकेड आई से तो विजिबल नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया था कि जब भी ये जाके यहाँ टकराएगा कहीं पे भी तो वहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक डायग्राम बना करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अब देखो ऑब्जर्वेशन उनका क्या आया। तो एक्सपेरिमेंट तो हमने वो दिखा दिया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, देन हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन आया, तो उनका भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आया। तो आपने देखा अभी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ था, पास सीधा स्ट्रेट चला गया था बहुत सारा अल्फा पार्टिकल थ्रू द गोल्ड फॉयल। देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन एट वे स्मॉल एंगल बाय सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और आपने देखा था कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधा ना जा करके यहाँ पे हमने गोल्ड फॉयल लगाया था तो कुछ तो ऐसे सीधा चला गया था, ठीक है। कुछ क्या हुआ था, यहाँ से इस तरह से डेविएट हो गया, है ना। जाना कहाँ था, सीधा, लेकिन अपना पाथवे से डेविएट हो गया, ठीक है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रीबॉन्डेड का मतलब सेम पाथ पे लौट के आ जाना। लगभग 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो रिबाउंड हो गया था, अपने पाथ पे लौट के चला आया था। उसी को हमने यहाँ दिखाया। सपोज ये एटम है ना, सपोज ये एटम है और ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है, और एटम में ये उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था ना कि बीच में न्यूक्लियस होता है। इस बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बोला कि बीच में ऑब्जर्वेशन जो भी दिया उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसके बीच में कुछ होता है, और वो जो कुछ होता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। जिसकी वजह से जब इसको यदि यहाँ पे सपोज कुछ नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, लेकिन इस न्यूक्लियस को होने से ये डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथवे से। क्यों डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसको अपने पास आने नहीं दिया। यदि ये नेगेटिव होता, न्यूक्लियस सपोज नेगेटिव होता तो इसको अपनी तरफ खींच लेता, तो इसलिए डेविएट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से, है ना। बहुत सारा स्पेस खाली था तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे पास हो गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, क्योंकि बहुत सारा स्पेस खाली भी था तो जो ऐसे सीधा जा रहे थे वो चले गए। जिनके पास में न्यूक्लियस आया वो टकरा करके ऐसे डेविएट हो गए, और जिनके बीच में न्यूक्लियस आ गया वो क्या हुआ, रिटर्न बैक, एकदम रिबॉन्ड हो गए। तो ये 3 रिजल्ट आया था कि अब जैसे आप जा रहे हो एकदम सीधा दौड़ के जा रहे हो, आपके सामने में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली स्पेस है, तो क्या होगा, सीधा पास हो जाओगे, है ना। और सपोज मैंने 10 बच्चे को दौड़ाया, है ना,
और बीच में कुछ एक बॉल सा, कुछ एक ऐसे हडल रख दिया मैंने, ठीक है, और बच्चे के आंख पे मैंने पट्टी बांध दी, और वो जो हडल था सपोज जो बहुत भारी है ना, तो जो 10 बच्चे में से तो 4 इधर से एक साइड से निकल गया, 4 इधर से निकल गया, है ना। अब जो एक एक दो बच्चा मान लो सपोज बचा, तो वो एक तो जो बीच में आया, जो हडल के एकदम से, सपोज यहाँ पे ये हडल है, और जो बच्चा ऐसे आया तो वापस वो टकरा के यहीं पे गिर जाएगा या वापस लौट जाएगा, और जो ऐसे दौड़ रहा था उसको थोड़ा सा ठोकर लगेगा, इससे इस हडल से थोड़ा सा इस बच्चे को ठोकर लगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ठोकर लगने के बाद और इधर से निकल जाएगा। तो बिल्कुल सेम कंडीशन हुआ था, कुछ जो जिनके आसपास में कुछ नहीं आया वो सीधा निकल गए, जिनको थोड़ा ठोकर लगा साइड से वो ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेरा होके निकले, और जो पूरी तरह से टकरा गए वो पूरा तरीके से उसी पाथ पे लौट आए। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया था कि एटम्स इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, मतलब कि एटम के अंदर तो बहुत सारा स्पेस खाली है ना, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस, इसलिए तो बहुत सारे पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट। और दूसरा उन्होंने बोला कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मतलब उन्होंने बोला कि बीच में तो जो कुछ भी है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, डेफिनेटली वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों है पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि फ्यू अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है अपना रास्ता से डिफ्लेक्ट हो गए, जो शो करता है कि सेम चार्जेस है जो उसको रिपेल कर रही है। उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है ना उसका साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, बिल्कुल जैसे आप रूम में बैठे हो और एकदम छोटा सा कोई बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हो इतना छोटा होता है, जैसे एक स्टेडियम के अंदर, एक बड़ा स्टेडियम है उसके अंदर जो क्रिकेट बॉल है, सोच लो एक बड़ा स्टेडियम के अंदर जो क्रिकेट बॉल का साइज है वो एक न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि 1 इन 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल्स उसे टकरा के वापस आया, बाकी सारा या तो सीधा पास हुआ या फिर टेढ़ा पास हुआ, लेकिन पास हो गया, है ना। एंड जो मास होता है ना, सारा मास जो है एटम का, सारा मास वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? उस न्यूक्लियस में। ऐसा उन्होंने किस बेसिस पे बोला था कि सपोज ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, बच्चों ये न्यूक्लियस है, तो सोचो अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी बहुत हैवी होता है, हैवी पार्टिकल्स होता है वो, और इतना हैवी पार्टिकल जब गया और इसे टकरा करके रिबॉन्ड हो गया, तो सोच लो अल्फा पार्टिकल से भी ये हैवी होगा, कौन? न्यूक्लियस। इसलिए उन्होंने बोला कि सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में, है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स को भी जब ये रिबॉन्ड करवा दे रहा है तो सोच लो वो कितना हैवी होगा। ओके, तो ये उनका कंक्लूजन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सम टाइम दे आस्क कि उनका एक्सपेरिमेंट के आधार पे ऑब्जर्वेशन लिखो, सम टाइम दे आस्क कि उनका कंक्लूजन क्या था, है ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट भी पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मेन फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने इसके बेसिस पे अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। पहले थॉमसन सर ने दिया था, बोला भाई आपका मॉडल तो एकदम गड़बड़ है, उसमें तो आपने तरबूजा खरबूजा क्या क्या बता रहे हो, तो वो मॉडल आप हटाओ, है ना, अब हम अपना मॉडल प्रोड्यूस करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एन एटम, मैंने बताया कि बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, इसकी डिस्कवरी हुई, तो उन्होंने बोला कि स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट दिस सेंटर, है ना। ये सारा कंक्लूजन में हमने बताया कि बहुत ही छोटा डेंस, जो किसका मास बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, कहाँ है? सेंटर में, और सारा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स, इसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है, कितना छोटा? जैसे एक स्टेडियम में क्रिकेट बॉल होता है, इतना छोटा, यानी वेरी वेरी स्मॉल। और इसके सराउंडिंग्स में जितने भी स्पेस है, ये सारे जो स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, है ना। तो दीज ऑल आर द ऑल अबाउट द एटॉमिक मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड। तो उन्होंने अपना मॉडल ऐसा प्रस्तुत किया। नाउ वी टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स। अब इनका भी कुछ ड्रॉबैक्स आया, इनका भी मॉडल 100% करेक्ट नहीं हुआ। क्या था ड्रॉबैक्स इनके मॉडल का बच्चों? तो कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम,
ये भी जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। एंड कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इन्होंने ये नहीं बताया ना कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में तो है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी ऑर्बिट में है ना। तो इनके पास तो नो आइडिया अबाउट फिक्स्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल का कोई आइडिया नहीं था, इसके बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस इन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहता है इसके सराउंडिंग्स में, लेकिन कहाँ, इन्होंने बस बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है, पर एक ऑर्बिट तो होता नहीं है, तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी नहीं बताया, कुछ ऑर्बिट का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया। और दूसरा, जब इन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है इधर, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ से, तो कोई भी चीज़ जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो जब एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, रिवॉल्व करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में है यानी कि, तो जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो अपना एनर्जी को हमेशा लॉस करता रहेगा, लूज करता रहेगा। जब एनर्जी को लूज करता रहेगा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, और जैसे ही इसका एनर्जी कम हो जाएगा, ये वीक पड़ जाएगा, प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच लेगा एंड ये एक इस तरीके से एक पाथवे अपना लेगा, स्पाइरल पाथवे अपनाएगा एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल कोलैप्स। बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कूद जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वो एक पाथवे में घूम रहा है, इन्होंने बोला कि एक पाथवे में घूम रहा है, ठीक है, और ये नहीं बताया कि फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, बस बोला कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, और जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसकी एनर्जी लॉस होती रहेगी हर स्टेप में, और जब इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन उसको अपनी तरफ खींच लेगा और स्पाइरल पाथवे अपनाएगा एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल कोलैप्स। तो दीज ऑल आर द ड्रॉबैक्स, है ना। अब जब ड्रॉबैक्स आ गई यानी कि इनका भी जो मॉडल है वो भी कोलैप्स कर गया, है ना, इनका भी मॉडल है वो भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं उसी समय, है ना, उन्होंने भी अपनी कुछ थियोरी दी और फिर इनका मॉडल जो है वो बुम कर गया, जो आज तक हम पढ़ रहे हैं। बोर साहब आए, है ना, बोर साहब आए अपना मॉडल लेकर के। उन्होंने क्या बोला, बोर साहब ने बोला, उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a stable orbit without the emission of radiant energy. Each orbit has a definite energy and is called the energy level. देखो ये जो है रदरफोर्ड साहब ने ऑर्बिट की बात नहीं की थी, फिक्स ऑर्बिट की बात नहीं की थी, है ना, बस बोल दिया था घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं घूमता रहता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, यदि यहाँ का इलेक्ट्रॉन है तो इसी ऑर्बिट में घूमेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है तो अपने ही इसी ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मतलब ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 में जाए तो आपको इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जाने वाला है ना, तो या तो एनर्जी लेगा, और अब चाहते हो कि 2 नंबर से जो इलेक्ट्रॉन है 1 नंबर में आए तो एनर्जी या तो रेडिएट करेगा, ठीक है, एनर्जी लेगा या तो फिर एनर्जी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो यदि अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा तो कोई भी एनर्जी को ये रेडिएट नहीं करने वाला है ना। लेकिन आप चाहते हो कि ये यदि यहाँ से यहाँ जाए, ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 में चला जाए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑर्बिट नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन यदि ऑर्बिट नंबर 1 में आता है तो एनर्जी इमिट करेगा, लेकिन यदि आप उसे कोई एनर्जी नहीं देते हो तो अपने फिक्स ऑर्बिट में ही घूमेगा, ठीक है। और इस ऑर्बिट को हम एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। और इसी को हम जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस हो गया बच्चों, और पहला एनर्जी लेवल को हम के शेल बोलेंगे, दूसरा को एल बोलेंगे, एल शेल, तीसरा को एम शेल, है ना, एन सेल। तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल बनाते हैं, जो के एल एम एन सेल से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 से भी आप डिनोट कर सकते हो। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इट इज सेड टू बी अ ग्राउंड स्टेट। और जब लोवेस्ट एनर्जी यानी कि एल के सेल में होगा या 1 नंबर में होगा तो ग्राउंड स्टेट में बोलेंगे। जैसे जैसे हायर में जाएगा तो उसको हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो इस तरीके से अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे बच्चों, एटम का मॉडल कैसा होता है। फाइनली बोर साहब ने हमारी खोज को पूरा किया और हमें एटम का मॉडल मिल गया,
है ना। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ होता है, मैंने बोला प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर। और फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, जितना भी इलेक्ट्रॉन का नंबर है उतना ही किसका नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर होता है। तो न्यूट्रल एटम के लिए आप न्यूट्रल एटम के लिए आप एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलोगे तो इट इज ओके, बट ऑलवेज नॉट ओके, है ना। हमेशा ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि जब आयन होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैरी करता रहता है। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होता ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो एक कार्बन एटम की बात करें यदि, तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है इसमें, 6 ही होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास या मास नंबर आप बोल सकते हो। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है उसे एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं, है ना। यानी ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि कार्बन में यदि कार्बन एटम की हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन का नंबर कितना है इसमें, 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है इसमें, 6, है ना। तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 6 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होगा, ठीक है। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और जिसको हम डिनोट करते हैं 12 ए से। नाउ वी टॉक अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो आइसोटोप्स क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है टॉप से मतलब टॉप इक्वल होगा। तो आप ऐसे समझ लो, जिसमें टॉप से लिखा है उसका बॉटम इक्वल होता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, और एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स है। तो देखो आइसोटोप्स में बेस इक्वल होता है, बेस वाला नंबर दोनों में इक्वल है, ठीक है। उस तरह से आपको यहाँ एग्जाम्पल जो दिया है, हाइड्रोजन का 3 अलग अलग फॉर्म, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम जो है, तो हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन को प्रोटियम बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1, ठीक है। ड्यूटेरियम में क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन ही है लेकिन थोड़ा हैवी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2। और ट्राइटियम में क्या, ये भी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। ये भी एक आइसोटोप्स है, कार्बन भी एक आइसोटोप्स है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा इनका, सेम होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि देख लो सबका मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, जो भी आइसोटोप्स है। नाउ वी टॉक अबाउट द आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होता है बच्चों, देखो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, आइसोटोप्स के बेस सेम होते हैं। तो आइसोबार्स के जो टॉप होते हैं ना, बार ब्रैकेट आप मैथ में भी पढ़े हो, बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट कहाँ होता है, ऊपर में होता है, यानी ऊपर मास नंबर सेम होगा। तो मास नंबर सेम किसका होता है, जैसे कार्बन, मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14, ऐसा कार्बन अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन नाइट्रोजन, फिर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। तो आप देख रहे हो इसमें दोनों मास नंबर दोनों का इक्वल है। तो इस तरह के जो पेयर बनते हैं उसको हम आइसोबार्स कहते हैं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देन यहाँ पे आप आर्गन और कैल्शियम का भी देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 20 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। तो इस तरह से आप देख रहे हो मास नंबर दोनों का 40 है, मास नंबर यहाँ इक्वल है। तो आइसोबार्स में मास नंबर इक्वल होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द वैलेंसी।
वैलेंसी क्या होता है, तो हमें पता है वैलेंसी के बारे में बच्चों की कंबाइनिंग कैपेसिटी, हम किसी के साथ कंबाइन करते हैं तो कितने पावर के साथ, कितने कैपेसिटी के साथ कंबाइन करते, वही वैलेंसी होती है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना आउटर मोस्ट सेल में, अभी मैंने बताया ना जो इस तरह से हम लिखते हैं, है ना, के सेल, एल सेल, तो जो भी आउटर मोस्ट होगा, चाहे ये हो, तो जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जितने की कैसे हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं, तो वही वैलेंसी होती है। वाई डू एटम रिएक्ट और ड्यू टू वैलेंसी अचीव अ फुलफिल आउटरमोस्ट सेल ऑक्टेट रूल विच इज अ स्टेबल स्टेट। हर किसी को अपने स्टेबल स्टेट में जाना होता है, एटम को भी इवन अपने स्टेबल में स्टेट में जाना होता है, और एटम स्टेबल स्टेट में कब पहुंचेगा, जब उसकी वैलेंसी फुलफिल होती है। और उसे स्टेबल स्टेट में जाने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, या तो 8, तो ऑक्टेट पूरा करेगा, नहीं तो 2 डुप्लेट पूरा करेगा, तो स्मॉलर है जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, तो ये सब अपना डुप्लेट ही पूरा करते हैं, और बाकी हैवियर जैसे जैसे होता जाएगा तो ऑक्टेट पूरा करेंगे स्टेबल स्टेट में जाने के लिए। तो वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 है ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों इक्वल होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे देख लो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जैसे आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 ही है, तो वैलेंसी भी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, ठीक है। उस तरीके से लिथियम, जैसे आप लिथियम लिखो तो लिथियम का क्या लिखोगे, पहले वाले में 2 एंड देन 1, तो वैलेंसी भी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, ठीक है। बेरिलियम लिखो तो 2 और 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी 2, ठीक है। बोरोन की बात करते हैं तो 2 और 3 लिखते हैं, तो वैलेंसी भी 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3। कार्बन की बात करते हैं 2 और 4 लिखते हैं, तो वैलेंसी भी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4। लेकिन जैसे ही 4 से बढ़ जाता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। वैलेंसी निकाल जब मान लो कि किसी, वैसे कार्बन के बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन में तो क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 और 5, तो अब क्या हो गया, 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 5 नहीं होगा, 8 माइनस 5 करेंगे, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करेंगे। यानी सिंपल सा तरीका आप ऐसे याद करो कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वही वैलेंसी होती है। लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाता है तो हम 8 माइनस 5 करेंगे, 6 होगा तो 8 माइनस 6 करेंगे, 7 होगा तो 8 माइनस 7 करेंगे, और 8 होगा तो 8 माइनस 8 करेंगे, तो वैलेंसी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।